हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये हमारा तीसरा लेक्चर है हमारी इस सीरीज का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर। अभी 2 महीने पहले जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें यही क्वेश्चन पेपर आया था, तो इसी का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो चलिए फिर लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना आपकी एक कॉमन क्वेरी है, एक कॉमन डाउट है जो बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं, तो पहले मैं उसका रिप्लाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए जिससे हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सके। तो मेरी नजर में ये बुक आई है ओसवाल गुरुकुल की, सीबीएसई की लास्ट 10 ईयर की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक है एंड ये काफी अच्छी बुक है, आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। एंड दिस इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। ये जो है जो लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर ये बुक ले लें। और इस बुक की वजह सबसे खास बात जो मुझे ये लगती है कि जो कॉमर्स स्ट्रीम की जो बुक है, तो कॉमर्स स्ट्रीम के जो जितने भी 7 सब्जेक्ट्स हैं, उन सातों ही सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको एक जगह एक बुक में मिल जाएंगे। आपको अलग अलग बुक बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे ही 7 सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये जितने भी 7 सब्जेक्ट है इनकी सब सब्जेक्ट की लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको एक बुक, इसी बुक में मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बुक है, आपको अलग अलग बुक नहीं रेफर करनी पड़ेगी। ये एक कंप्रहेंसिव बुक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन कह लीजिए, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लस ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस हुआ है इन अ इजी लैंग्वेज, राइट। एंड एक बात मैं और कहूंगी, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो जरूर जरूर लगाने चाहिए, ठीक है। इससे हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें हर क्वेश्चन में कितना समय देना है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें किस तरीके से लिखना है, इसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको एग्जाम में लगा के ही जाने हैं, राइट। और ये एक बार इसका इंडेक्स देख लीजिए, यहाँ पे आपके साथ में इंडेक्स शेयर कर रही हूँ। देखिए जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, फिर फिजिकल एजुकेशन के, फिर कंप्यूटर साइंस के, ऐसे ही मैथ्स के, अकाउंटेंसी के, ऐसे इकोनॉमिक्स है, बीएसटी। तो इस तरीके से पूरे इन्होंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। 2014 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपर इसमें डिस्कस है, ठीक है। तो जरूर आप ये बुक देख सकते हैं। एंड ये जो बुक है ना वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ऑनलाइन भी ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही इनका एक वेब पोर्टल है oswal.io के नाम से, oswal.io, सॉरी, ऐसे oswal.io के नाम से इनका एक वेब पोर्टल है, उस पे भी आप जरूर विजिट करें। वहां पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, आप टेस्ट उस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका जो एक कॉमन डाउट जो बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये आप बुक से पढ़ सकते हैं। इवन मैं मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें भी मैं यही बुक रेफर करती हूँ, इसी बुक से प्रैक्टिस कराती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने बताया है, आपको फिर से बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, ठीक है, वो जरूर ध्यान से पढ़ने चाहिए। भले ही आपको इंस्ट्रक्शन पता है तो भी आपको ध्यान से इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल में रहता है कि कितने सेक्शन है, ठीक है, हर सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कितने हैं, एंड मार्क्स कितने हैं, कितने वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो ये सब डिटेल में होता है इसमें, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके पिछले क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एज पर द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस रिपोर्ट डेटेड 22 जून 2022, यानी आरबीआई की जो प्रेस रिपोर्ट थी 22 जून 2022 की, उसके अकॉर्डिंग नेट उसमें दिया गया था कि नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी एफपीओ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी एफपीआई, सॉरी, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर 15.2 बिलियन मेनली फ्रॉम द इक्विटी मार्केट। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट थी 22 जून 2022 की, उसमें क्या था, उसमें मतलब बताया गया था कि जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट,
इसका आउटफ्लो हुआ था, रिकॉर्ड किया था आउटफ्लो कितना 15.2 बिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का इक्विटी मार्केट से आउटफ्लो हुआ था। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। फिर आपको बताना है कि ये जो अबव ट्रांजेक्शन है, ये जो आउटफ्लो हुआ था एफपीआई का, ठीक है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द, ये रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डैश अकाउंट ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि आरबीआई की रिपोर्ट में था कि एफपीआई का आउटफ्लो हुआ है 15.2 बिलियन डॉलर का इक्विटी मार्केट से। तो आपको बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये किस, आपको बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा एंड किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, करंट, पहला वाला जो ब्लैंक है इसको आप किससे भरेंगे, यहाँ पे या तो करंट आएगा या क्या आएगा, कैपिटल या कैपिटल। एंड सेकंड वाला जो ब्लैंक है वहां पे या तो क्रेडिट आएगा या डेबिट आएगा। ठीक है, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और बताना है एबीसी में से, एबीसीडी में से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अब एक बात बता दूं, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। अब एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अच्छे से पता है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस साइड में, पहले तो किस अकाउंट में, प्लस अकाउंट के किस साइड में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। किस ट्रांजेक्शन को, एफपीआई का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, इंडिया से एफपीआई का इक्विटी मार्केट से आउटफ्लो हुआ है, तो इसको कहां पे, किस अकाउंट में एंड किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक बात और कहूंगी, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड आपका अकाउंटेंसी, तीनों का ही कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप अगर रेफर करना चाहें डिटेल में तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको अभी बताती हूँ, फिर आप देखिएगा क्वेश्चन का आंसर खुद ही बता देंगे। ठीक, तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, वैसे कई बार पिछले लेक्चर में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, किसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, जितने भी इकोनॉमिक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी एक पर्टिकुलर कंट्री के जो रेसिडेंट है उनका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी एक कंट्री के जो रेसिडेंट है उनका जो ट्रांजेक्शन, उनका जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किसी कंट्री का रेसिडेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसका सिस्टमैटिक जो रिकॉर्ड होता है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रिपेयर किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाया जाता है। ठीक, अब बात करें इसमें कौन से दो अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो मेन अकाउंट होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो मेन अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये दो अकाउंट होते हैं। ठीक, अब जरा एक सेकंड में स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ठीक है, दो मेन अकाउंट होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ पहले कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ना। तो पहले मैं आपको करंट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड हो गुड्स में या ट्रेड हो सर्विसेज में या ट्रांसफर पेमेंट हो, ठीक है, या ट्रांसफर पेमेंट हो, वो सब हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रेड है गुड्स में या सर्विसेज में या ट्रांसफर पेमेंट है वो सब हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, एंड कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं हम क्या चीज, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो। ठीक है, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग इसमें रिकॉर्ड करते हैं, एक्सटर्नल अगर कुछ असिस्टेंस दी गई है, ठीक है, या ली गई है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हम ये सब रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स,
एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस, तो ये रिकॉर्ड किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक, अब थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि अगर फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग आउट, अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है अगर किसी कंट्री से जा रहा है, ठीक है, गोइंग आउट, इफ इट इज गोइंग आउट देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज अगर जा रहा है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, कमिंग इन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है कंट्री में, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है तो डेबिट साइड में, आ रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, एफपीआई इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, आउटफ्लो हो रहा है ना, एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है, यानी ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, नॉट बैलेंस शीट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। एंड किस बुक में इसे, किस अकाउंट में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, करंट अकाउंट में कि कैपिटल अकाउंट में, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। करंट अकाउंट में तो जो भी ट्रेड होता है गुड्स या सर्विसेज में, या जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, और फिर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से बताना है क्या सही है। ऑप्शन पहले आपको बता देती हूँ कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स, अगला क्या है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, टू इज ट्रू, बोथ इज ट्रू, बोथ इज फॉल्स, तो ऐसे करके चार स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ये जो दो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही इसी से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जरा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, दिस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एडेड बाय ऑल द सेक्टर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट टू कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट वैल्यू, ठीक है, यानी GVA एट मार्केट वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर द इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको बोले गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट जीडीपी, क्योंकि स्टेटमेंट वन इज अबाउट जीडीपी, स्टेटमेंट वन जीडीपी के बारे में है, एंड स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट टू है जीवीए एमपी के बारे में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तब आप कर पाएंगे जब आपको जीडीपी पता है एंड जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, अगर ये पता है ओनली देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो मैं आपको जीडीपी कई बार बता चुकी हूँ, मेरा सेपरेट वीडियो है जीडीपी पे, प्लस पिछले लेक्चर में भी जीडीपी डिस्कस हुआ था। तो जीडीपी है क्या, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विद इन अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं किसी कंट्री में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड जीडीपी, इसी को जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसी को कहा जाता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी समझ में आया। एंड जीडीपी से हमें क्या आइडिया लगता है, जीडीपी से हमें किसी भी इकोनॉमी की साइज क्या है, ठीक है, वो इकोनॉमी कितनी बड़ी है उसकी साइज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। हमें उस इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के बारे में पता चलता है विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये था स्टेटमेंट वन के बारे में। तो देखिए स्टेटमेंट वन में क्या लिखा है कि जीडीपी क्या है, दिस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एडेड बाय इकोनॉमी, एडेड बाय ऑल द सेक्टर इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो यही तो जीडीपी है, अभी जो मैंने जीडीपी बताया वो यही तो है। जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ
मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, दैट इज इन अ इकोनॉमी, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर या ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, तो उसी को कहते हैं जीडीपी। तो स्टेटमेंट 1 तो कंप्लीटली सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, बट स्टेटमेंट 2 किसके बारे में है? जीवीएएमपी के बारे में है। जीवीएमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं पहले आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बता देती हूँ। दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंजप्शन, दिस इज द फॉर्मूला। तो जीवीएमपी क्या है? जीवीएमपी है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट कितना हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है? ये आउटपुट चाहे आपका डोमेस्टिक सेल के फॉर्म में हो सकता है, एक्सपोर्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर चेंज इन स्टॉक के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये होता है जीवीएमपी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है जीवीएमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दिस इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर द इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यही तो है एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना ज्यादा है इंटरमीडिएट कंजप्शन से। तो दिस इज द फॉर्मूला, यही तो है फॉर्मूला जीवीएमपी का, यानी स्टेटमेंट 2 भी आपका कंप्लीटली सही है, ठीक है। एंड ये जो जीवीए है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक है। दिस इज एन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक है, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी का या कोई भी कॉरपोरेशन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। इससे आइडिया लगता है। तो हमने देख लिया स्टेटमेंट 2 भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।